नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे आतंक की आंगनबाड़ी। मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार नए नए आतंकी संगठनों के पैर पसारने की खबर सामने आती है। सिमी, सूफा, पीएफआई जैसे संगठनों के बाद अब हिज्ब उत तहरीर की गतिविधियां भी मध्य प्रदेश की धरती पर नजर आई है। इन सारे आतंकी नेटवर्क का केवल एक ही मकसद है, भारत को तबाह करना, भारत के भीतर अशांति पैदा करना और निर्दोषों को मारकर मौत का तांडव करना। ये सब धर्म की आड़ में किया जाता है। इन गतिविधियों को मास्टरमाइंड करने वाले पहले युवाओं के दिमाग में ये भरते हैं कि दूसरे धर्म के लोग हमारे दुश्मन हैं और हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। जब ये धार्मिक उन्माद युवाओं के दिमागों में जहर की तरह भरा जाता है तो फिर उनसे अपना मकसद सिद्ध कराया जाता है। चिंताजनक ये है कि इस आतंकवादी जाल में पढ़े लिखे युवा और पेशेवर युवा भी पड़ रहे हैं। कंप्यूटर इंजीनियर से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक आतंक की राह पर चल पड़े हैं। आखिर क्यों आतंक की राह पर चल रहे कुछ युवा? क्या धार्मिक उन्माद आधुनिक शिक्षा के सर पर चढ़कर बोलता है और इस तरह के आतंकी मॉड्यूल लगातार पनपते हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट के मामले में जिन 38 दोषियों को सजा सुनाई गई थी, उनमें से एक सफदर नागौरी भी था जो उज्जैन का रहने वाला था। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में लगातार आतंकी संगठनों की गतिविधियां सामने आती रही हैं। सिमी के अनेक आतंकवादियों को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया। साल 2022 में मार्च महीने में भोपाल के ऐशबाग इलाके से 3 बांग्लादेशी और एक बिहार निवासी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में विदिशा से उनके मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया। ये सभी प्रतिबंधित आतंकी संगठन सूफा के सक्रिय सदस्य थे। इसके बाद एक खबर आई कि मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में पीएफआई ने पैर पसार लिए हैं। सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई नाम से नया संगठन बनाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम का ये संगठन राजनीतिक रूप से भी अपनी सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ाने लगा था। आज प्रदेश के कई शहरों में इस संगठन के सदस्य सक्रिय हैं, जिन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और तेलंगाना एटीएस की टीम ने मंगलवार सुबह भोपाल और छिंदवाड़ा में दबिश देकर जिस कट्टरपंथी संगठन का भांडाफोड़ किया है, उसके इरादे कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। दोनों जगह से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। देश भर में हिजब उत तहरीर के कुल 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। भोपाल से 10, छिंदवाड़ा से 1, तेलंगाना से 5 सदस्यों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार लोगों में भोपाल गैस त्रासदी एक्टिविस्ट का रिश्तेदार भी शामिल है। इंजीनियर से लेकर टीचर भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। संगठन से जुड़े सभी गिरफ्तार आरोपी गोपनीय तरीके से जंगलों में कैंप लगाकर निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते थे। इन कैंपों में ट्रेनर हैदराबाद से आते थे। गुपचुप तरीके से धार्मिक सभाएं भी चलाई जाती थी, जिनमें भड़काऊ तकरीरें और जिहादी साहित्य बांटा जाता था। भोपाल से पकड़े गए आरोपी पूरे मध्य प्रदेश में संगठन का विस्तार करना चाहते थे। आरोपियों को संगठन में ऐसे युवाओं को जोड़ने का टारगेट दिया गया था जो उग्र स्वभाव के हों, साथ ही जान देने में उन्हें कोई हिचक न हो। जाहिर सी बात है, संगठन के इरादे नेक नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे संगठनों से क्यों जुड़ रहे हैं? क्या धार्मिक उन्माद हमारी शिक्षा प्रणाली पर हावी हो चुका है? सॉफ्टवेयर माइंस, कंप्यूटर इंजीनियर जैसे फेशियल और जिम ट्रेनर भी जब आतंकवादी बनने लगेंगे तो समाज का क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। देखिए, तो लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के आतंकी संगठन जो है लगातार पैर पसार रहे हैं। पूर्व की भी अगर बात करें तो पहले भी कई खतरनाक आतंकी संगठन जो है मध्य प्रदेश से पाए गए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग सक्रिय भी पाए गए हैं। चलिए इसी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ चुके हैं जेके पाठक जी, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी है। जेके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। इसी के साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत
स्वागत है आपका भी ब्रिजेश जी। सबसे पहला सवाल मैं पाठक जी आपसे करना चाहूंगी। लगातार देखा जा रहा है मध्य प्रदेश को जो है आतंकवादी संगठनों का जो है गढ़ माना जाता है। पूर्व में भी कई खतरनाक आतंकवादी संगठन यहाँ पर देखे गए हैं जिस पर बैन भी लगाया गया, मगर फिर भी देखा जाता है कि नए नए संगठन उभर कर आते हैं। इसके पीछे का कारण क्या हम मानेंगे? आपको हमारी आवाज आ रही है सर? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। आप प्रश्न एक बार प्लीज और कर दीजिए रिपीट। सर, लगातार देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नए नए आतंकवादी संगठन उभर कर आ रहे हैं। पिछले साल की भी बात करें तो पीएफआई के काफी ज्यादा सक्रिय सदस्य यहाँ पर निकले थे, और अभी की बात करें तो नया संगठन यहाँ पर उभर कर आ गया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जो इस तरह के, जैसे पहले सिमी था, सिमी पर बैन लगाया तो पीएफआई बन गया। उसी प्रकार बांग्लादेश के जो एचयूबी है, तो ये कई संगठन ऐसे हैं जो नाम बदल के अलग अलग इंटेंशन से रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये कैसी जगहों पर रहते हैं? ये ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं इस तरह के जो संगठन है जहां पर उन पर कम से कम शक हो। आपको याद होगा कि सिमी जो है अपना ऑपरेशन सफदर नागौरी का जो उज्जैन था, उज्जैन से, रतलाम से, खंडवा से ये ऑपरेट करते थे। इसमें हमारे एक आरक्षक भी शहीद हुए थे जी। तो इसी तरह ये जो ऐसी इलाके हैं, इसमें हमको देखिए, हम क्या होता है, सामान्य कूल एरिया में पुलिस, कूल पीरियड में पुलिस ये नहीं देखती है कि कहाँ किसके किराएदार रह रहे हैं और वो उनकी जानकारी थाने में है कि नहीं। एक्चुअली क्या है, सरकार को बहुत ही कड़ा कानून बनाना चाहिए कि जो भी किराएदार आपको रह रहा है उसकी व्यापक विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। अगर न देने पर कम से कम 3 साल की सजा हो तो इसका समाधान हो सकता है। ये जो रतलाम का कांड हुआ था जिसमें कि वो कांस्टेबल की, अपने एसटीएफ के कांस्टेबल की डेथ हुई थी, शहीद हुए थे। इस तरह के लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां आपको पता नहीं लगता है, और जो किराए पे देते हैं उनको भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब टेररिस्ट से मिले हुए हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि उनका विजन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करें कि साहब यहाँ हमारे वहां नया आदमी आ रहा है, उसको फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा, जो स्लीपर सेल है वो कहाँ रह रहे हैं आजकल इस तरह की गतिविधियों के, उसको भी पुलिस को हमेशा खगालते रहना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, जहां भी देश में इस तरह की पाठशालाएं, चाहे किसी भी रिलीजन, जहां की अपन टेररिस्ट टाइप के कहिए कि जिनको कि इंजीनियर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, उनका दिमाग इस तरह का बनाया जा रहा है ताकि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कहें, मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हो, टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, या उनके टूल बने या टूल किट बने। तो उस पर जब तक हम 1 to 1 एक कोई रोड मैप नहीं बनाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे इस तरह का पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी का, तक इस पर एकदम सफलता मिलना कठिन है। दूसरा क्या, धार्मिक प्लेसों में जो संगठनों में भी जहाँ एजुकेशन दी जाती है, जहाँ इनका उपयोग होता है, जहाँ रहने की मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, चर्च हो, धर्मशाले हो, सराय हो, होटल हो, या जो किराए पे देते हैं लोग, उनको डिक्लेयर करने का नियम होना चाहिए कि भाई मैं अपना घर का ये पोर्शन या अपनी दुकान का पोर्शन किराए पे दूंगा, ताकि कुछ एक कंट्रोल हो। अभी क्या है कि आप जितनी बार पकड़े गए इन 5-6 सालों में, 10 सालों में, वो सबसे बड़ी चीज वो ऐसी जगह किराए पे रहते हैं जहाँ पे किराएदार की लायबिलिटी या उसकी सजा का कोई, किराए पे देने वाले व्यक्ति की सजा का कोई प्राविधान नहीं है, ताकि उसको कठोर उसको दंड दिया जा सके अगर वो शासन को या पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन पाठक जी, किराएदार की सूचना देने भर से क्या इस पर अंकुश लग जाएगा? जिस तरह से हमने देखा है, भोपाल की हम बात करें, 1 मिनट मेरा सवाल सुनिए, भोपाल की बात करें तो ऐशबाग, बाग उमरा, दूल्हा, लगातार यहाँ से बांग्लादेशी आतंकी पकड़ाए हों, जो लोकल 10 लोग पकड़ाए हैं अभी, जो एचयूटी के सदस्य हैं, वो स्थानीय है, ऐशबाग के ही रहने वाले हैं। तो इन पर कैसे नजर रखी जाए? जिस तरह हम देखते हैं सिमी पर प्रतिबंध लगाया तो उसके सदस्य डाइवर्ट होकर दूसरे संगठन में हो जाते हैं, दूसरे नए नाम से काम करने लगते हैं। तो इसमें कहां पुलिस चूक कर जाती है? कैसे निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए? आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर माना इस तरह के लोग ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब
वो एकदम तत्काल वहीं कोई पेड़ मिट्टी में पेड़ तो नहीं उग रहा है, उसका कम्युनिकेशन होता होगा, उसका नेटवर्क होता है, ग्रुप से जुड़ते होंगे, इंटरनेशनल कॉल होती होंगी। अगर हम अपने जो सिस्टम हमारा है, चाहे एटीएस का हो, साइबर का है, तो हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा कि जो नए नए कोर ब्लॉक हैं उनको हम एक्टिवेट करें कि वो चेक करें क्या कर रहे हैं, कहाँ किस तरह की। एक बात बता रहा हूँ, बहुत साल पहले उसमें मुझे एटीएस ने मुझे जानकारी दी थी कि एक स्लीपर सेल एक्टिव है छिंदवाड़ा में, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो इस तरह अगर माना जो लोग डील कर रहे हैं, अगर वो इतनी माइन्यूटली चेक कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके समाधान मिलेगा और उससे मतलब 100% नहीं तो कम से कम 90% चीजें ट्रेस होंगी। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं आपसे अब सवाल पूछना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये लोग किस पैटर्न में काम करते हैं। जैसे कि अभी पाठक जी ने भी कहा कि ये एक दल से दूसरा दल मतलब बदल लेते हैं, संगठन ज्वाइन कर लेते हैं, नाम वगैरह बदल लेते हैं, तो किस पैटर्न पे आखिरकार ये पूरा सिस्टम चलता है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की बात करें, खासकर बुरहानपुर, उज्जैन, खंडवा, ये कुछ ऐसे स्थान हैं, ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सिमी का नेटवर्क रहा है शुरू से ही लेकर। और सिमी का नेटवर्क जिस तरह से प्रतिबंध हुआ सिमी पर, सिमी के लोगों पर जिस तरह से यहाँ एनकाउंटर में मारे गए, और सिमी का नेटवर्क कोई मध्य प्रदेश अकेले में नहीं, पूरे देश में। फिर हम देखते हैं किस तरह से वो ISI से जुड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वही सदस्य रहते हैं, सिमी पर नेटवर्क रह जाता है, जो स्लीपर सेल मुख्य उनके जो लोग हैं वो पकड़ा जाते हैं, जिनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, सिर्फ सदस्य बन जाते हैं धार्मिक प्रचार के नाते। वो सदस्य हम देखते हैं कि बाद में PFI से जुड़ जाते हैं, अन्य संगठनों से जुड़ जाते हैं। यदि HUT की हम बात कर रहे हैं, जो नया संगठन एकदम सामने आया, 50 देशों में सक्रिय है ये संगठन, और कम से कम 2 दर्जन देशों में इस पर प्रतिबंध लग चुका है। जो इन पे इस्लामिक साहित्य मिला है, इन पर भड़काऊ मिला है। जो बात कर रहे हैं हम, जो पाठक जी भी कह रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग सब कैसे इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो ये वैसे ही है जैसे नशे होता है ना, एक नशा। तो धर्म का नशा जब अति हो जाती है, जिस तरह से नशा अति हो जाता है, तो वो शरीर में किस तरह के विकार पैदा करने लगता है, वो आपके शरीर को ही खाने लगता है। तो इसी तरह से जो ओवरडोज है धर्म का भी, जिस तरह से कट्टरता का ओवरडोज है, वो पूरे समाज को खाने लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों का माइंड ब्रास करते हैं ये लोग, जिस तरह से उनमें कट्टरता भरते हैं, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको रोकने की दिशा में घर वालों की, समाज की और जो पुलिस सिस्टम है उसकी भी भूमिका बराबर होनी चाहिए। पुलिस कब काम कर सकती है? जब आप नेटवर्क में शामिल हो गए, जब आप अलग गतिविधियों में शामिल हो गए, संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो गए, तब पुलिस की भूमिका आती है। इससे पहले समाज की, परिवार की भूमिका आती है। यदि उनका डॉक्टर बेटा किन गतिविधियों में किन लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, यदि वो उसको देखेंगे तो निश्चित तौर पर उसको गलत राह से जाने से, कई बार होता है कि हम देखते नहीं है कि घर वाले बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये जो आदत है, इसमें भी बदलाव करना होगा। समाज को ध्यान देना पड़ेगा कि आसपास क्या हो रहा है। आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि हो रही है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो अलग तरह से सोच रहा है और जिसकी विचारधारा बदलती दिख रही है, जिसकी गतिविधियां आपको संदिग्ध लग रही हैं, तो उस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके बाद आती है पुलिस का रोल। यदि आप समाज और घर से बाद यदि आपको लगता है कि ये गलत गतिविधियां हो रही, तो आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन कीजिए। तो जो पाठक जी कह रहे हैं, जागरूकता है। यदि किराएदार के बारे में आप जागरूकता है आपको और किराएदार की सूचना थाने को दे रहे हैं, तो यहाँ से पुलिस का रोल आ जाता है कि उनको लगता है कोई संदिग्ध है, दूसरे राज्य से आया है, तो उसका वेरिफिकेशन करा लें। तो मुझे लगता है सबकी भूमिका है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी है जो तीनों वर्ग की हम बात करें, घर, समाज और पुलिस की, अपनी अपनी भूमिका में लापरवाही बरत रहे हैं। इसका नतीजा होता है कि हमारे आसपास में लोग ऐसे रहते हैं, हम उनसे कोई वास्ता नहीं रखते हैं, वो संदिग्ध गतिविधियां करते रहते हैं, पड़ोस के कमरे में कुछ होता है, लोग कहते हैं हमें क्या लेना देना। ये जो एक परिस्थिति और जो एक मानसिकता बन गई है, वो ज़्यादा समाज के लिए घातक है। वही बाद में हम देखते हैं कि आतंकी घटनाओं में संलिप्त पाए जाते हैं और फिर एक बड़ा हादसा हमारे आस पड़ोस में, हमारे राज्य में, हमारे देश में हो जाता है। तो इस भूमिका पे भी सबको निर्वहन करना पड़ेगा। अब रही पुलिस की बात, पुलिस को यह देखना होगा कि जो सिमी का नेटवर्क है, जिस नेटवर्क को उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, वो जड़ से खत्म हुआ है या उसमें कुछ ऐसे लूपहोल छोड़ दिया आपने, कुछ लोगों को ऐसा छोड़ दिया कि वो फिर से संगठन खड़ा कर लेते हैं, नए नाम से, नए तरीके से काम करने लगते हैं। तो क्या आपकी भूमिका सिर्फ एक सिमी संगठन पर प्रतिबंध से खत्म हो जाती है पुलिस की? निश्चित तौर पर नहीं होती। उसके कौन कौन सदस्य हैं, उन सदस्यों पर आप बारीकी से नजर रखिए, जिनकी भूमिका पहले संदिग्ध नहीं थी लेकिन उससे जुड़े हुए थे, वो आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, या उनको ये पता चल गया है कि ये संगठन गलत गतिविधियों में था, तो इसके बाद से वो रुक गए हैं, अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम धंधे पर ध्यान दे रहे हैं, या वो उससे आगे बढ़ रहे हैं कि अभी शांति हो गई, इसके बाद काम करेंगे। तो उन पर नजर रखने की
लिए आपको पूरा काम करना पड़ेगा। यदि आपने संगठन के किसी एक भी व्यक्ति को उसको नजर से हटा दिया आपने, तो हो सकता है वो काम कर रहा हो। तो ये पुलिस यहाँ चूक कर जाती है कि यदि सिमी पे प्रतिबंध लगा है तो सिमी के, यदि मध्य प्रदेश में 30,000 सदस्य हैं तो 30,000 कर क्या रहे हैं? 30,000 पे आपको नजर रखना चाहिए थी, क्योंकि आपने 5 से 10 पे कार्रवाई की है, 10 को पकड़ा जो मुख्य है। पीएफआई में भी ऐसा ही किया आपने। पीएफआई में आपने पूरे नीचे तक के कार्यकर्ताओं को कार्रवाई नहीं की है ना। क्यों नहीं की है? उसकी वजह है कि आपको किसी ऐसी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त नहीं पाया गया। वो एक संगठन से जुड़े थे, तो संगठन समाज में काम कर रहा था, लेकिन उसके जो हार्डकोर लोग हैं उन पर आपने कार्रवाई कर दी, बाकी को छोड़ दिया। उनसे जो प्रभावित होंगे सेकंड लाइन वाले, क्या वो नया संगठन पे काम कर रहे हैं? इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। तो मुझे लगता है पुलिस यहां चूक कर जाती है कि यदि संगठन पर प्रतिबंध हो गया, उसके बड़े लोगों पर कार्रवाई, जो मुख्य लोग हैं उन पर कार्रवाई कर दी, इसके बाद मामला शांत, और इसके बाद वही संगठन के लोग जो सेकंड लाइन के रहते हैं, थर्ड लाइन के रहते हैं, वो नया संगठन खड़ा करने लगते हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने लगते हैं, और फिर एक नया हमें आतंकवादी संगठन इस तरह से काम करते दिखता है, जो लोगों को भड़काता है, समाज में बेमनस्यता फैलाता है, और फिर एक ऐसा संगठन खड़ा कर लेता है जो समाज के लिए नहीं, देश के लिए भी घातक हो जाता है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ पर जो है मेन बात यही निकल कर आ रही है कि जागरूकता एक सबसे बड़ा विषय है। जेके जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश का जो इंटेलिजेंस है, खुफिया तंत्र है, उसको कितनी और मजबूती की जरूरत है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है इतने ज़्यादा लोग जब सक्रिय हो जाते हैं तब जाकर पुलिस जागती है, और अभी तो सिर्फ 10 लोग सामने निकल कर आए, हो सकता है और भी लोग हो इसमें जिनका नाम अभी तक आया भी ना हो सामने। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं पाठक जी? चलिए, तकनीकी समस्या के चलते हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। जो लोगों का संपर्क हुआ है, जिन लोगों को हिरासत में लिया है, गंभीर बात एक और है उसमें जी। गंभीर बात यह है कि आपने दूसरे राज्यों की पुलिस से, एटीएस से इनपुट के आधार पर उन पर कार्रवाई की है, बिल्कुल एनआईए के आधार पर। तो आपकी लोकल पुलिस क्या कर रही थी? क्या आप वो सिमी के लोग, या जो आपको मालूम है कि भोपाल का एक क्षेत्र ऐसा है कि जहां आतंकी गतिविधियां बार बार पकड़ी जाती हैं, बार बार वहां पे ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है जो वहीं पे ठिकाना बनाते हैं, तो आप उस पर विशेष निगरानी क्यों नहीं रख रहे हैं? यदि ऐशबाग का ही बार बार नाम क्यों आता है? हिजबुल के लोग यहाँ पकड़ाते हैं, बांग्लादेश के लोग यहाँ पकड़ाते हैं, और आप देखिए कि पीएफआई के लोग वहां से पकड़ाते हैं। भोपाल के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर ये लोग शरण लेते हैं, तो उन लोगों को कौन उन क्षेत्रों में शरण दे रहा है? वहाँ की पुलिस क्या वेरिफिकेशन में, यदि हम बात करें तमाम किराएदारों की बात करें पूरे शहर की, निश्चित तौर पर पुलिस उतना काम नहीं कर सकती, लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन आप एक क्षेत्र में तो फोकस कर सकते हो। एक ऐशबाग क्षेत्र में कितनी आबादी होगी? आप देखिए 10,000 होगी, 5,000 होगी, आप 15,000 होगी ज़्यादा से ज़्यादा। आप उस क्षेत्र में बारीकी से निगरानी क्यों नहीं करते? आपको मालूम है खंडवा एक ऐसा जिला है, आपको मालूम है बुरहानपुर के ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं, खंडवा के ऐसे पॉकेट्स हैं। आपको उन जिलों के जो पॉकेट्स हैं जहाँ पे संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पे लोगों को वर्गलाया जाता है, यहाँ पे लोगों को इस तरह की गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उन पर नजर क्यों नहीं रखती है पुलिस? ताकि जब दूसरे राज्यों से इनपुट मिले उसके आधार पर हमें कार्रवाई करने की जरूरत क्यों? हम क्यों सतर्क नहीं होते कि यहाँ गलत गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे लोगों से पूछताछ करते रहें? ऐसा निगरानी तंत्र क्यों हम खुफिया तंत्र को मजबूत नहीं करते? जो खुफिया तंत्र है वो कहीं ना कहीं हमारा निष्फल हो रहा है, वो दूसरे कामों में लगा हुआ है, और इस तरह से जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर फोकस नहीं कर रहा है। हालांकि एनआईए का हमने देखा है कि भोपाल में एक थाना बन गया है, लेकिन वो कितना काम करेगा? जो लोकल पुलिस की भी एक जिम्मेदारी होती है, मुझे लगता है कि वो सब संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे, निगरानी रखेंगे, सतर्क रहेंगे, तो इस तरह की गतिविधियां कम होंगी, और दूसरे राज्यों पे हम निर्भर नहीं रहेंगे। एनआईए ने हमें इनपुट दिया है, हमें एटीएस उत्तर प्रदेश ने इनपुट दिया, इसके आधार पर हमने कार्रवाई की। हम स्वतः कार्रवाई करके दूसरे राज्यों को अलर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अब आने वाले समय में तो ये देखना खास ही होगा कि किस प्रकार जो है मध्य प्रदेश का सिस्टम काम करता है। अभी तो हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम यहाँ पर अपंग नजर आ रहा है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी है, डॉक्टर रोमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि एक मनोचिकित्सक है। बहुत बहुत स्वागत है रोमा जी आपका अनादि टीवी में। जी नमस्कार। रोमा जी, एक सवाल यहाँ पर सबसे अहम उठकर सामने आ रहा है। आपको पता होगा कि इतनी बड़ी संख्या में जो है आतंकवादी संगठन में लोग पकड़ाए गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि इनकी एज जो है 30 to 35 के बीच में ही है, और आमतौर पर कहा जाता है कि जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उनके पास रोजगार नहीं होता, तो वो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मगर इस केस में पूरा उल्टा नजर आ रहा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इवन डॉक्टर्स और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवा जो है इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों में शामिल हो रहे हैं। तो अगर साइकोलॉजिकल तरीके से इसे देखें तो किस प्रकार से ये पूरा काम करता है सिस्टम? देखिए, क्या होता है, इंसान चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, हर इंसान की मानसिकता अलग होती है।
हमारे समाज में जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इनके अगर आप छुटपन में भी लक्षण देखेंगे तो कहीं जानवर को चोट पहुंचाना, चीजों को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, छोटे बच्चों को मारना, कुत्तों को पत्थर मारना, मतलब इस तरह के जो कंडक्ट डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। और वो सारी चीजें जब एड्रेस नहीं होती, अक्सर माँ बाप सोचते हैं कि छोटा है, बड़ा होगा ठीक हो जाएगा, कॉलेज जाएगा ठीक हो जाएगा, नौकरी करेगा ठीक हो जाएगा, नहीं तो शादी हो जाएगी तो ठीक ही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये सारी जो व्यक्तित्व की परेशानियां हैं, जहाँ पे एंटी सोशल गतिविधियों में इनको हिस्सा लेने में मजा आता है, छुटपन में, है ना, गलत काम करने में, यही चीजें, इन्हीं चीजों को जब रोकथाम नहीं मिलती है, जब सही गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं मिलती है, ये आगे चल के प्रलोभन के चलते वो कुछ भी काम करने को तैयार हो, चाहे वो अपने ही घर के लोगों के खिलाफ, अपने ही घर वालों को मर्डर करने से लेके समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, इंजीनियर क्यों ना हो, पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो जहाँ पे प्रलोभन दी जाती है, इन लोगों को तरह तरह की प्रलोभन से ये लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। एक तो उनको ये लगता है कि शोहरत मिल जाएगी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा ही, ठीक है, पैसों से। फिर कईयों को ब्रेन वॉश ये किया जाता है कि इनकी आगे की जिंदगी बहुत सुनहरी होने वाली है ना। तो जिस तरह की गलत, एक इंसान होता है जो जानता है कि मेहनत करूंगा तो मेहनत के फल से मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। और ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, खासकर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, जो आगे चल के क्रिमिनल मेंटालिटी होती है, इनको इन्फ्लुएंसेस दूसरी होती है। और ये लोग बहुत आसानी से इस तरह की जो ग्रुप्स हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या एंटी सोशल ग्रुप्स हैं, और आजकल तो इतना आसान हो गया है थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, थ्रू इंटरनेट। तो रोमा जी, कौन से स्टेज पर इनको रोका जा सकता है? या आप बचपन में रोक सकते हैं, या इस स्थिति पे वो पहुंच चुके हैं तब उनको मुख्य धारा में ला सकते हैं? किस स्टेज पर उनको काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि ये वाले जो लक्षण होते हैं ना गलत काम करने की, चाहे वो एक जानवर को पत्थर ही क्यों ना मारना हो, चाहे दूसरे छोटे बच्चे को बुलिंग करना हो, ये सारे लक्षण टीनेज, प्री टीन में ही दिखाई देने लगते हैं। तो असली जरूरत तो होती है कि इस समय इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, लेकिन अज्ञानता इतनी है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कि अब क्या ही बताएं। और जब ये इस तरह की गतिविधियों में पूरी तरह से मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब इनको लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर इनको और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें इनका रीइंफोर्समेंट जो है अच्छी चीजों के साथ करना होगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि समाज में सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य को लेके जागरूकता फैले, नहीं तो हम अपने युवाओं को, जो हम कहते हैं कि कल का भविष्य है, उन युवाओं को हम गलत दिशा में मुड़ने के लिए और प्रेरित होने में हम पीछे रह जाएंगे, अगर हमने सही समय पे ऐसे लक्षणों को एड्रेस नहीं किया। तो स्कूल्स की जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो माता पिता की होती है। जी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रोमा जी कि घर से ही ये सारी चीज़ें पनपती है। अगर घर वालों ने ही अगर शुरू से ध्यान दे दिया अपने बच्चों पे, तो आगे चल के ऐसे केसेस कम हो सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रोमा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, आपने जो भी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इससे जो है जागरूकता ज़रूर फैली होगी। यहाँ पर जो है पूरी चर्चा का जो है सार यही निकला कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी यहाँ पर काफ़ी देखी जा रही है। फिर भली बात करें घर की, बाहर की या सिस्टम की, तो आने वाले समय में यहाँ पर सिस्टम को भी काफी ज्यादा मजबूती से काम करना होगा, वरना इस प्रकार के केसेस, इस प्रकार की खबरें जो है आती ही रहेंगी और कभी भी इन आतंकवादी संगठनों पर बैन नहीं लगेगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।